किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश चाहे सब्जी उत्पादन की हो, फल की हो या दुग्ध उत्पादन की, सभी में अग्रणी भूमिका में है। लेकिन इसके बावजूद कई सारा खाद्य पदार्थ जो है वो बर्बाद हो जाता है क्योंकि उसका सही से देखरेख नहीं हो पाता है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आती है खाद्य प्रसंस्करण की। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सुनील श्रीवास्तव जी, जो कि एमपी कॉन में मैनेजर हैं। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। नमस्कार। सबसे पहले जैसा कि हमने जाना खाद्य प्रसंस्करण, आज हम बात करेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण में रोजगार के अवसर किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यही जानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है। खाद्य प्रसंस्करण, जैसा आप सभी को मालूम है, भारत एक किसान प्रधान देश है। हमारे यहाँ मतलब 80% लोग किसानी से जुड़े हुए हैं जी। लेकिन होता क्या है कि कई फसलें एकदम से ज़्यादा हो जाती हैं। अब ज़्यादा हो जाती हैं तो उसमें जैसे टमाटर हुआ, आलू हुआ, जो भी सब्जियां होती हैं, तो इनको अपन यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। देखा हो उनके दाम एकदम कम हो जाते हैं। तो उनको यदि प्रिजर्व करके रखा जाए, प्रसंस्कृत करके रखा जाए, तो उसके दाम भी सही मिलते हैं। उसके कई उदाहरण हैं जिसमें आगे चल के मैं बताऊँगा जी। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि खाद्य प्रसंस्करण जो है वो होता क्या है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये विषय इतना ज़रूरी है। जैसे कि आपने बताया कि कई बार पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है, अब हमें उसका रखरखाव करना है जिससे कि आगे जाके हम उसका उपयोग कर सकें। तो ये कितना ज़रूरी है या इसके किस प्रकार किसान भाइयों को लाभ मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। क्या होता है, हमारे यहाँ पहले कहते थे किसानी भारत में मानसून का जुआ है और लगभग 80% जनसंख्या किसानी पर डिपेंड है। और किसान को यदि उसका सही मूल्य नहीं मिले या नुकसान हो तो फिर उसमें उसको थोड़ा सा, कई जगह देखा होगा आपने, किसान उससे हतोत्साहित हो जाते हैं। कई लोग शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, लोग किसानी छोड़ कर जा रहे हैं। कारण क्या है कि उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता, ज़्यादा उत्पादन में सही मूल्य नहीं मिल पाता, कम उत्पादन में। और तो इसलिए प्रसंस्करण एक उसका सही तरीका है और उसके लिए भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश शासन ने काफ़ी योजनाएं बनाई हुई हैं और अब हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। आज की स्थिति में देखा जाए तो खाद्य प्रसंस्करण में अभी एक सर्वे देखा था, उसमें ये बताया गया है कि पिछले 5 साल में खाद्य प्रसंस्करण में हर साल 9% की बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भूमिका है। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि कई सारी स्कीम्स और सब्सिडीज जो है वो इस ओर दी जा रही हैं। कितनी महत्वपूर्ण है सरकार की भूमिका। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गई मैडम कि उन्हें मतलब किसानों की जो फसल है उसका सही मूल्य जब मिल पाता है, जब उसका सही तरीके से उपयोग हो पाए, तो कई चीज़ें जिन्हें कहते हैं कच्ची फसल कच्ची फसल का उपयोग जब भी हो पाता है जब उसको सही ढंग से वो प्रिजर्व करके रखेंगे। पहले क्या होता था कि उस तरीके के कुछ साधन नहीं थे या अवेयरनेस नहीं थी। अब धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है, तो उसमें खाद्य प्रसंस्करण का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हमारे प्रांत में भी अगर देखा जाता है कई प्रकार के फल सब्जी होते हैं, तो क्या सबका प्रसंस्करण जो होता है वो अलग अलग तरह से किया जाता है। हाँ, वो अलग अलग रखा सभी चीज़ों को अलग अलग से किया जाता है। जैसे अब मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि जैसे आलू कहीं ज़्यादा होता है तो अभी कोल्ड स्टोरेज वगैरह बने हुए हैं तो आलू को सही वो रख लेते हैं। फिर उसके अलावा आलू के चिप्स, ये जनरली आपने देखा होगा जो जैसे आलू के चिप्स वगैरह बनते हैं, तो यदि आलू की कीमत सामान्य तौर पे देखा जाए तो 10 से 15 रुपये किलो मिलता है। यदि उसको प्रिजर्व करके यदि सही यूटिलाइज कर लें तो वही आलू का चिप्स आपको बाज़ार में 10 रुपये का 100 ग्राम मिलता है जी। तो ये एक उसका एक उदाहरण है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जहाँ पे जो मुझे याद आ रहा है वो टोमेटो पूरी जो रहती है, टोमेटो पूरी रहती है, सॉस वगैरह भी बन जाता है और अब तो कई प्रकार के उसमें मसाले वगैरह भी मिलके हो जाते हैं। तो ये फल सब्जी के अलावा क्या हम मसालों का भी वो प्रसंस्करण किया जाता है। मसालों का तो बहुत सालों से किया जा रहा है जी। अब उसमें जो है पहले लहसुन वगैरह इस तरीके की चीज़ों का, प्याज लहसुन का प्रिजर्व नहीं किया जाता। अब आप जाएंगे बड़े बड़े स्टोरों में तो आप पाएंगे कि वहाँ पर भी इस तरीके का काफ़ी प्रिजर्व, काफ़ी कभी बड़े स्टोरों में आप जाएं अपने यहाँ तो आपको ऑनडोर में या मॉल में जाएंगे तो वहाँ काफ़ी कीमत में चीज़ें मिलती। तो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण की और साथ में कैसे उसमें रोजगार के अवसर हम देख सकते हैं। यहाँ पे समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे इसमें रोजगार के अवसर हम देख सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम बात कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण में रोजगार के अवसर के बारे में। ब्रेक से पहले हमने जाना कि खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है, उसके लाभ क्या क्या हैं और कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही हमने जाना कि सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। अब इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर कोई खाद्य प्रसंस्करण करना चाहता है, इसमें आना चाहता है, तो क्या प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है? हाँ, भारत सरकार की एक स्कीम थी, उसमें उद्यमिता विकास कार्यक्रम होता था 4 सप्ताह का, अभी भी वो चल रहा है। और उसमें क्या है, इस तरीके का बताया जाता है कि क्या क्या प्रिजर्व कर सकते हैं। और आपके क्षेत्र में प्रशिक्षण का महत्व ये होता है कि वो प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है कि जिस क्षेत्र में, हर जगह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खेतियाँ होती हैं जी। तो किस क्षेत्र में, जैसे मध्य प्रदेश में कहीं पर मिर्ची ज़्यादा होती है, कहीं पर आलू ज़्यादा होता है, किसी स्थान पर जो है टमाटर ज़्यादा होता है। तो यदि प्रशिक्षण दिया करके किया जाए तो आसानी होती है कि क्या क्या चरण होते हैं, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, उसको अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए क्या क्या चीज़ें का इस्तेमाल होगा, क्या क्या वो लेनी पड़ती हैं, ज़मीन किस तरीके से मिलेगी, कहाँ से आपको बैंक का फाइनेंस होगा। तो प्रशिक्षण का बहुत महत्व होता है। अच्छा, क्या ये प्रशिक्षण जो रहता है वो बिल्कुल निःशुल्क होता है? हाँ, सरकार के द्वारा ये निःशुल्क होता है, समय समय पर किया जाता है जी। अब जैसे मान लीजिए किसी ने प्रशिक्षण ले लिया है, अब प्रशिक्षण के बाद अगर कोई इकाई शुरू करना चाहता है तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है? उसके लिए प्रशिक्षण में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। पहले चीज़ तो प्रशिक्षण का पूरा एक वो होता है, क्राइटेरिया होता है, उसमें वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि प्रशिक्षण कैसे प्रारंभ करेंगे आप, किन किन एजेंसियों से आपको संपर्क करना पड़ेगा जो आप अपना उद्योग स्थापित करेंगे, कहाँ से आपको फाइनेंस की सुविधा मिलेगी, कहाँ से आपको मार्केट की सुविधा मिलेगी। तो ये प्रशिक्षण हालांकि बहुत कम ड्यूरेशन का होता है, लेकिन यदि सही ढंग से उसको लिया जाए तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं। और कई लोग स्टार्टअप इस तरीके से शुरू कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे सर हमने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आप MP कौन से हैं, तो अगर कोई नया व्यक्ति शुरू करना चाहे तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकता है, या कितना महत्वपूर्ण है MP कौन का? ये MP कौन हमारे द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत जो बैंक की फॉर्मेलिटी होती है, बैंक में प्रोजेक्ट प्रोफाइल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनती हैं जो कि मध्य प्रदेश शासन में MP कौन द्वारा बनाई जाती हैं। बैंकों से भी MP कान में प्रोजेक्ट प्रोफाइल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और उसके लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा कार्यालय राजीव गांधी भवन परिसर में है, जिसमें सलाह दी जाती है कि किस तरीके से आप अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपना नई इकाई शुरू करना चाहते हैं तो जैसा कि सर ने बताया है कि उनके कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सर, जैसे हम लोगों ने बात की, कोई अगर नया वर्कशॉप अगर होता है तो उसके बारे में कैसे जानकारी? उसके लिए समय समय पर समाचार पत्रों में उसका प्रकाशन होता है, साथ में पैम्पलेट्स वगैरह बांटे जाते हैं। जिला व्यापार उद्योग केंद्र, रोजगार कार्यालय में उसकी सूचना चिपकाई जाती है जी। और लक्षित वर्ग को सिलेक्ट करने के लिए कोशिश की जाती है कि ग्राम नगर स्तर पर उसका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों को सही लाभ मिल सके प्रशिक्षण का। बिल्कुल। सर, यहाँ पे हमने शुरू में एक बात की थी कि अगर जैसे मान लीजिए कि कभी कभार उत्पादन जो होता है किसी भी फसल का एक बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कम होता है, तो ऐसे में जब मूल्य कम होता है तो उस दौरान हम खाद्य प्रसंस्करण करते हैं। तो
जो किसान हैं, क्या उनको भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से वो इसमें अपना योगदान दे सकते हैं? हाँ, किसानों को भी दिया जाता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का क्या होता है, एक लक्षित उन्होंने बना रखा है कि एक शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए कम से कम। लेकिन किसानों को भी समय समय पर इस तरीके प्रशिक्षण या कार्यशालाएं उद्यानिकी विभाग द्वारा दी जाती हैं, जिसमें कार्यशालाएं होती हैं, जिसमें ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से अपनी फसलों का सही उपयोग करें, किस तरीके से सही मूल्य आपको मिलेगा, खाद्य प्रसंस्करण से अपने जो भी उत्पाद हैं उसको प्रसंस्कृत करके बेचें तो उससे ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। जैसे हम किसानों को देते हैं तो क्या मतलब एक अकेले किसान को दे सकते हैं या कुछ समूह में नहीं, देते हैं? एक समूह बनाया जाता है उसमें। अच्छा। ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, ग्राम स्तर पर एक समूह बनाया जाता है। उसमें प्रशिक्षण, कभी 1 दिन की कार्यशाला होती है, कभी 7 दिन का प्रशिक्षण होता है। इस तरीके की शासन बीच बीच और रहता वो सब निःशुल्क ही है? निःशुल्क ही होता जी। है। यहाँ पे जैसे हमने समूह की बात की है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है स्वयं सहायता समूह का। कई सारे ऐसे होते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जिला स्तर पे या फिर छोटे छोटे गाँव के स्तर पे छोटे छोटे समूह बन जाते हैं, महिलाएं समूह बना लेती हैं। अगर वो खाद्य प्रसंस्करण के इसमें आना चाहें तो वो किस तरह से आ सकती हैं? नहीं, कई लोग इसमें काम कर रहे हैं, कई महिलाएं ग्रुप इस तरीके के कर रहे हैं। जैसे देखा होगा अपने अचार, पापड़, बड़ी, इस तरीके के महिला उद्यम काफ़ी हैं जो एसएचजी के माध्यम, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। जी जी। और उसमें तरीका ये होता है कि 8-10 मोहल्ले की, ग्राम की, नगर की महिलाएं मिलके 8-10 लोग एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद वो इस प्रशिक्षित कुछ भी लक्षित लेकर खाद्य प्रसंस्करण में से ही शुरू हुआ है। जनरली ये देखा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से ही ज़्यादा अचार, पापड़, बड़ी, इस तरीके के उत्पादों से ही प्रशिक्षण किया। ठीक है। यहाँ पे हमने स्वयं सहायता समूह की बात करी है। जी फूड मेगा पार्क, जी। इसकी क्या भूमिका है? मध्य प्रदेश में देवास और खरगोन में फूड मेगा पार्क हैं। फूड मेगा पार्क देवास और खरगोन में अलग अलग बनाए गए। खरगोन में क्योंकि वहाँ के क्षेत्र में मिर्ची ज़्यादा होती है। मेगा पार्क से उद्देश्य ये है कि एक स्थान पर सारे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड उद्योग का स्थापना करें, सरकार का उद्देश्य था। तो उन्होंने 2 अलग अलग जिलों में, देवास जिले में और खरगोन में फूड मेगा पार्क की स्थापना करी है, जिसमें केवल फूड से इंडस्ट्रीज़ को ही वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है तथा उनको जगह, इकाई स्थापित करने के लिए जगह। तो मतलब वो एक प्रकार से लाइसेंस वगैरह रहता है? नहीं, वो जिला व्यापार उद्योग केंद्र और औद्योगिक केंद्र विकास निगम एक जगह डेवलप करता है, जिसमें उद्योग स्थापना के लिए समुचित व्यवस्था की जाती है। तो ये जब आप करेंगे, जैसे कोई भी अगर नया व्यक्ति शुरू करना चाहता है तो वो अकेला कर सकता है या उसमें भी समूह रहता है? नहीं, उसमें अकेला करता है, अकेला कर सकता है। कोई क्राइटेरिया वगैरह रहता है? नहीं, क्राइटेरिया उसमें क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, जैसे कई लोगों ने यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग की बड़ी बड़ी यूनिट बनाई हुई है। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक सज्जन है जिनकी बहुत साल पुरानी है, वो तो एक्सपोर्ट करते हैं चिप्स, आलू के चिप्स। अच्छा। तो पैकेजिंग कर इतनी अच्छी है कि उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बहुत तो पहले गोविंदपुरा जनरली फैब्रिकेशन से रिलेटेड था, लेकिन वहाँ पर कई अब फूड प्रोसेसिंग की यूनिट भी आ चुकी हैं। अच्छा जी। ऐसे एक सर हम वहाँ का भी सुनते हैं, इंदौर में भी है ऐसा एक पूरा सेक्टर है जहाँ पे यही पूरा चलता है, फूड प्रोसेसिंग वगैरह का काम चलता है। ये भी सर ट्रेनिंग के थ्रू ही होता है? नहीं, जनरली जो बड़े बड़े उद्योगपति भी अब फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि अब हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश है और फूड प्रोसेसिंग से काफी लाभ लोग कमा रहे हैं। जैसे हमारा जो प्रोग्राम है सर, ये हम लोग किसान के लिए सबसे ज्यादा सोचते हैं, किसान भाइयों के लिए है, और किसान भाइयों का ही उत्पाद होता है जिसका इस्तेमाल सारी चीजों में होता है। तो यदि उनमें अवेयरनेस आएगी, वो इस तरीके का काम करेंगे तो ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं वो। और सरकार की योजनाएं भी हैं उनको इस तरीके से लाभ देने की। अच्छा, ये सर जैसे मान लीजिए अगर हम शुरू करते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं, ये तो जब पता ही होता है। क्या इसमें सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी वगैरह दी जाती है? अलग अलग उसमें खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड जो उद्योग हैं, करीब उसमें 20, 25, 30% अलग अलग लक्षित जो उद्योग स्थापना के लिए दी जाती है। अच्छा, क्लस्टर डेवलपमेंट की अगर बात करें सर, जी। ये क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से? क्लस्टर डेवलपमेंट का महत्व ये है कि जिस स्थान पर ज़्यादा उत्पाद होते हैं, जैसे कहीं पर आलू का ज़्यादा उत्पाद होता है तो वहाँ आलू क्लस्टर डेवलपमेंट किया जा सकता है। वहाँ पर आलू की जो चीज़ें हैं, आलू से रिलेटेड जो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट से उन्हें लगाया जा सकता है। क्लस्टर का मतलब होता है कि उसी क्षेत्र में उस पर्टिकुलर चीज़ को
डेवलप करना। तो जैसे मिर्ची, कहीं पर मिर्ची ज़्यादा होती है तो वहाँ पर मिर्ची के लिए क्लस्टर बनाया जा मतलब सकता है। जिस क्षेत्र में जिस हाँ। फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है वहाँ क्लस्टर वहीं पे डेवलप- क्लस्टर हाँ, डेवलपमेंट हो डेवलपमेंट जाता हो है। जाता है। तो क्लस्टर डेवलपमेंट ये सरकार की तरफ से ही हाँ, होता है। क्लस्टर बनाया जाता है, उसमें सरकार की भूमिका रहती है, वहाँ पर जगह सरकार देती है, साथ में उसको स्थापित करने के लिए जो भी समुचित व्यवस्थाएं होती हैं वो सरकार द्वारा की जाती है। अच्छा, खाद्य प्रसंस्करण की हमने यहाँ पे बात की है, उसमें किस प्रकार से रोजगार ले सकते हैं, तो उसके लिए हमने बात की कि हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ट्रेनिंग की जानकारी आपने बताया कि हम लोग अखबार के माध्यम से भी देते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं जिसके माध्यम से आप ट्रेनिंग लेके अपनी खुद की इकाई शुरू कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सर खाद्य प्रसंस्करण की, तो उसमें और किस तरह के अगर हम एग्जाम्पल हैं, जैसे आलू एक एग्जाम्पल हो गया, और क्या क्या फल या सब्जी होते हैं जिनका हम प्रसंस्करण कर सकते हैं? प्रसंस्करण लगभग आजकल तो सारी चीज़ों का हो रहा है, जैसे टमाटर है, टमाटर के सॉस बनते हैं, ये सबको मालूम है, नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद केले का भी चिप्स वगैरह का आजकल निर्माण होने लगा है। उसके अलावा आप जो सूखे मसाले हैं, जैसे मिर्ची हुई, धनिया हुई, इनको भी प्रसंस्कृत कर कर अच्छे स्तर पर यदि किया जाए तो काफ़ी अच्छा उसका होता है। एक समय में सर मैंने पढ़ा था, मुझे नहीं पता सही है या नहीं है, कि वेयर हाउसेज में भी अब ऐसा होने लगा है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करके खाद्य प्रसंस्करण किया जाने लगा है। हाँ, टेम्परेचर करके उसको मतलब सेव कर देते हैं। अच्छा। जैसे आलू के लिए अलग से एक वेयर हाउस का निर्माण होता है जिसमें एक टेम्परेचर सेट करते हैं ताकि उस टेम्परेचर पे वो खराब नहीं हो सके। इसी तरीके तो से ये दूसरी- सर सिर्फ इन्हीं के लिए होता है क्या, सब्जियों के लिए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि गेहूं चावल वगैरह भी जो है इनके लिए भी गेहूं किया जाता है? चावल तो नॉर्मल नॉर्मल ही रहते कोई हैं, इसमें दिक्कत ज़रूरी है, नहीं उसमें होता ज़रूरी है। नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की है खाद्य प्रसंस्करण में किस प्रकार आप रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। समसामयिक सलाह की अगर कहें सर, आखिर में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरा सारे किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आगे चलकर जो भी फसल वो करते हैं तो लाभ की फसल में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और लाभ की फसल को प्रसंस्कृत करें ताकि उनको ज़्यादा लाभ हो सके, और अपनी खुद की उद्योग स्थापना, क्योंकि जब उनके पास मेरे ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होती, उनके लोगों के पास जगह की कोई कमी नहीं होती, तो अपने ही गांव के या क्षेत्र के स्तर पर वो खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट स्थापित कर सकते हैं। और स्पेशली ऐसे लोग जहाँ पे उनका अगर गेहूं चावल मतलब अनाज के अलावा अगर वो लोग फल सब्जी दूसरी इसकी तरफ चीजें, कर हाँ, रहे करते हैं जनरली लोग हाँ, अपने आजकल तो कमाले काफी करते ज्यादा हैं, हो गया है, इसका चलन सा हो गया है। तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा इस तरफ ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आलू अगर आप बेचने जाएंगे तो उसकी कीमत कम रहेगी, लेकिन प्रसंस्करण करके अगर हम करेंगे तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। इस तरीके से हमें लाभ भी मिलता है। तो किसान भाइयों, आज के अंक में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जानी है, और आप जैसा कि हमने शुरू में जाना था कि आप इनके ऑफिस में जाके भी संपर्क कर सकते हैं। आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। सर, आप यहाँ पे आए, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आप धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। अभी यहाँ पे समय हो चला है जानने का पीएम किसान योजना के बारे में। किस प्रकार हमारे किसान भाई बहन पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, उसके हितग्राही बन रहे हैं, आज हम उसके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए
सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी
हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाइयों, आज हमने कृषि दर्शन के आज के अंक में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ली है। खाद्य प्रसंस्करण में कैसे हम आगे प्रशिक्षण लेके काम कर सकते हैं, साथ ही हमने योजनाओं के बारे में भी जाना है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।